नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, हिटलर्स राइज टू पावर। अल्टीमेटली आज हमारे पास वो टॉपिक आ ही गया है जिस टॉपिक का हम लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे चैप्टर के अंदर, कि आखिर कब हिटलर के बारे में ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। हालांकि पढ़ना अल्टीमेटली हम लोगों को चैप्टर में हिटलर के बारे में ही है। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा वो तरीके से हिटलर के आने से पीछे का बैकग्राउंड हमने पढ़ा, और बैकग्राउंड आखिर क्या था थोड़ा सा उसके ऊपर 2-3 मिनट समय लेकर हम लोग उस पर नज़र डालेंगे। उसके बाद फिर आएंगे हिटलर पे, तभी आपको पता चलेगा कि हिटलर जर्मनी में आया कैसे और आने का इसके पीछे क्या कारण था। ठीक है, चलिए समझिए। पहले देखो, अभी तक के क्लास में हमने क्या पढ़ा। अभी तक के क्लास में हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का बुरी तरीके से हार हुआ। उसके बाद फिर जर्मनी को संभालने का जिम्मेदारी वेमार रिपब्लिक ले लेता है। वेमार रिपब्लिक को लोग सपोर्ट भी करते हैं, वोट देकर पूरा वेमार रिपब्लिक को जिताता है, और लोगों का विश्वास यही था कि वेमार रिपब्लिक जर्मनी को अच्छा बनाएगा, आगे बेहतर कंट्री बनाएगा, आगे लेकर जाएगा। लेकिन वेमार रिपब्लिक ने जाके क्या कर दिया था, लाइट पावर के सामने सरेंडर कर दिया था, जिसके वजह से जर्मनी का लगभग हर रिसोर्स चला गया, बर्बाद हो गया। तो एक तरीके से जो लोगों ने जो विश्वास दिखाया था वेमार रिपब्लिक के प्रति, वो विश्वास धीरे धीरे क्या हो गया, टूट गया। और विश्वास इस तरीके से टूटा कि जर्मनी के खुद के लोग वेमार रिपब्लिक के अगेंस्ट में हो गए, और उन लोगों ने एक लीग बनाया था अपना, स्पार्टिस्ट लीग, यानी कि जो अगेंस्ट में थे वेमार रिपब्लिक के, उन्होंने बना लिया अपना स्पार्टिस्ट लीग, और जो पावर में था वो था हमारा वेमार रिपब्लिक वाला। तो दोनों दूसरे का क्या हो चुका था, विरोधी हो चुका था, दोनों दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। फिर हम लोगों ने देखा कि जर्मनी के अंदर बड़ा मंदी का भी दौर आया था। मंदी मतलब पूरा तहस नहस का मामला था, फैक्ट्री बंद हो गए थे, लोग बेरोजगार हो गए थे, और इन सभी को वेमार रिपब्लिक ठीक करने में असफल रहा। वो ये सब चीज़ ठीक नहीं कर पाया। तो अब यहाँ पे लोगों का जो एक विश्वास था वेमार रिपब्लिक के प्रति, वो और गंदा तरीके से टूट गया। यानी कि लोगों ने जो वोट दिया वेमार रिपब्लिक को, उनको जो पावर में आने का मौका दिया, आशा तो केवल एक ही था, आशा यही था कि वेमार रिपब्लिक पावर में आएगा और जर्मनी के बदहाल वाले सिचुएशन को ठीक करेगा। लेकिन ऐसा वेमार रिपब्लिक ने कर नहीं पाया। तो अब जर्मनी के लोगों को क्या लगने लग गया था कि हमको अब चाहिए दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि वेमार रिपब्लिक कुछ नहीं करता है, इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। अब जर्मनी के अंदर गवर्नमेंट को चेंज करो और दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आओ। और ये सब का सब जर्मनी का हिटलर देख रहा था, इंतजार कर रहा था। यानी कि वो ना मौके के फायदे में था, मौके के तलाश में था कि कब मेरे लिए दरवाजा खोले और कब हम हमला करें। और हमला मतलब एक तरीके से कब हम एंट्री मारे जर्मनी के अंदर और कब हम वहां का राजा बन जाएंगे, कोई पता नहीं। चलिए अब जरा इसके बारे में देखा जाए कि आखिर, अच्छा यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि हिटलर के आने से पहले क्या 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 हो चुका था जर्मनी में। हिटलर के आने से पहले जर्मनी में बहुत कुछ हो चुका था। पहला बात यह, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। दूसरा बात यह कि जर्मनी पूरी तरीके से हार गया था। तीसरा बात यह कि जर्मनी का अधिकतर चीज गायब हो गया। गायब मतलब लूट लिया किसने, अलाइड पावर ने। ठीक है, और जर्मनी के लोग अब चाह रहे हैं कि अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आखिर हिटलर आता कैसे है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस टॉपिक का हम लोगों ने बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। अब आपको पढ़ने को मिलेगा पूरी तरीके से हिटलर के बारे में, और यहाँ से लेकर लास्ट इस चैप्टर के पार्ट तक हम लोग केवल और केवल हिटलर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो अब का टॉपिक हमारा जो बड़ा मजेदार होने वाला है, चलिए समझते हैं। The crisis in the economy, polity and society of Germany formed the background to Hitler's rise to power। यानी कि जर्मनी के अंदर इकोनॉमी का बात हो, पॉलिटी का बात हो या सोसाइटी का बात हो, कहने का मतलब पैसे से बात, मतलब पैसे का रिलेटेड बात हो, या फिर पॉलिटिक्स मतलब राजनीति वाला बात हो, या फिर सोसाइटी को लेकर बात हो, हर तरफ लगभग जर्मनी में उथल पुथल दिख रहा था। और इन सब उथल पुथल के बीच में एंट्री होता है जर्मनी के अंदर किसका, हिटलर का। ठीक है, यानी कि ये सब एक तरीके से रास्ता हमारा बन रहा था जर्मनी में हिटलर को आने का। अब आगे क्या होता है देखा जाए। हिटलर वॉज बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। याद रखिएगा, हिटलर जर्मनी का नहीं था, हिटलर जर्मनी का नहीं था। ये कहाँ का था, ऑस्ट्रिया का था। इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, कब, 1889 में। ठीक है, ही स्पेंड हिज यूथ इन पॉवर्टी। यूथ मतलब जवानी, एक तरीके से इन्होंने अपना जो जवानी था, एक तरीके से जो बचपन था इनका, इन्होंने अपने गरीबी में बिताया था। यानी कि देखो, ये ना बड़ा सिंपल आदमी था। सिंपल मतलब पूरा एकदम नॉर्मल फैमिली में इसका जन्म हुआ था।
ऐसा नहीं कि हिटलर शुरू से बड़े फैमिली में जन्म हुआ था, पढ़ा था ना, साथ है इसके पिताजी दादाजी लोग, ऐसा कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल आदमी था, ये मिडिल क्लास आदमी था। तो ऑस्ट्रिया में इसका जन्म होता है और बचपन जो है इनका पूरी तरीके से गरीबी में ही बीता है, क्योंकि इसके माता पिता खुद उतने बड़े बैकग्राउंड से नहीं आते थे। आगे, When the First World War took place, he joined the army. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय में इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था, सिंपल। और किस आर्मी को ज्वाइन किया था? जर्मनी की आर्मी को ज्वाइन किया था। समझिएगा, रहने वाला था ऑस्ट्रिया का, लेकिन किस आर्मी का साथ दिया इन्होंने? जर्मनी की आर्मी का साथ दिया। और उस समय पे इसके मन में ऐसा कुछ दिमाग में था नहीं कि हाँ हम जाके जर्मनी का एकदम पूरा बड़का डिक्टेटरशिप बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मली जो होता है ना, हाँ भैया चलो नौकरी मिल गया, ठीक है भाई, आर्मी में नौकरी मिल गया, अच्छा है, इस तरीके से था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था, इसका जन्म हो चुका था। जन्म क्या, ये तो बहुत जवान भी हो चुका था, एडल्ट हो चुका था, और इन्होंने जर्मनी में आर्मी का साथ दिया था। कहने का मतलब यह है कि ये उस समय पे जर्मनी के आर्मी में एक तरीके से क्या था, सिपाही था, जो भी आप कह सकते हैं। आगे, हीज वर्कड एज, हीज नहीं होगा यहाँ पे, ही कर लीजिएगा। ही वर्कड एज अ मैसेंजर इन द आर्मी, लेटर ही बिकम अ कॉर्पोरल। कॉर्पोरल का मतलब होता है अ लोअर रैंक ऑफिसर इन द आर्मी। कहने का मतलब यह है कि इसका जन्म हुआ ऑस्ट्रिया में, पहला बात ये। दूसरा बात, इतना अमीर तो था नहीं, तो जॉब पाने के लिए किस में चला गया? आर्मी में चला गया। लेकिन किस कंट्री के आर्मी में गया? जर्मनी के चला गया। और आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी भी लड़ रहा था, तो जर्मनी के आर्मी में रह के इन्होंने एक तरीके से मैसेंजर का काम किया था। मैसेंजर मतलब पता है, आर्मी में ना मैसेंजर होता है। मैसेंजर मतलब एक तरीके से खबर, एक तरीके से कह सकते हैं आप, छोटे लेवल पे होता है, ये उतने बड़े लेवल पे नहीं होता। तो इसको क्या बना दिया गया? कॉर्पोरल बना दिया गया, यानी कि इसको छोटा सा आर्मी में रैंक दे दिया। लेकिन वो रैंक उतना बड़ा नहीं था, बहुत ही छोटा रैंक था इनका। देखो शुरुआत कहाँ से हो रहा है। देखो ये एक बात में हम बार बार कहते हैं, हिटलर भला ही गलत आदमी था। मतलब कि हिटलर ना भले ही दुनिया को पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया, लेकिन हिटलर से ना हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ। हिटलर से जो सबसे बड़ी बात ये सीखी जा सकती है वो ये कि ड्रीम हमेशा बड़ा देखो। भले आप कहीं पे भी जन्म लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। ये हिटलर से सीखना चाहिए हम लोगों को। चलो मानते हैं कि हिटलर ने जो किया वो गलत डायरेक्शन में किया, लेकिन आप ये भी तो देखो कि कहाँ पे इसका जन्म हुआ और कहाँ तक पहुँच गया, ये भी तो सोचने वाली बात है। सोचो। और ये शुरुआत करता है आर्मी में बहुत ही लोअर रैंक से। एक समय ऐसा आता है जब यह जर्मनी के आर्मी का कमांडर बन जाता है। कमांडर मतलब पूरा जर्मनी को लीड करता है, सोचो। और पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी के वजह से हो पा रहा है, ठीक है। खैर आगे देखते हैं। तो बहुत कुछ हम लोग हिटलर से सीख भी सकते हैं। तो इनका जन्म पूरा एकदम गरीब परिवार में होता है, लेकिन ये पहले शुरुआत करता है जर्मनी के आर्मी में काम करना, मैसेंजर के तौर पे, खबरी के तौर पे। और उसके बाद फिर इसको आर्मी में छोटा सा एक रैंक दे दिया जाता है, ठीक है। आगे, ही अर्न्ड मेडल्स फॉर हिज ब्रेवरी इन द आर्मी। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो ये भी युद्ध लड़ रहा था अपना, तो बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। और बाद में इसको बहादुरी के लिए अवार्ड भी मिला कि हाँ भैया तुमने बहुत अच्छा काम किया, जिसको अवार्ड भी मिला बाद में। He was very furious due to the Treaty of Versailles and the loss of Germany in the First World War. ट्रीटी ऑफ वर्सेल बोले या फिर वो वाला बात बोले जिसमें कि हमारा वेमार रिपब्लिक और अलाइड पावर आपस में समझौता किया था, जिसमें ये कंक्लूजन निकला था कि जर्मनी का अधिकतर हम लोग रिसोर्स क्या कर लेंगे, अपने कब्जे में कर लेंगे। कौन? अलाइड पावर, ठीक है। तो भाई अब चूंकि ये जर्मनी में अब काम करता था, तो ये ना धीरे धीरे अब ऑस्ट्रिया को छोड़ के जर्मनी में शिफ्ट हो गया था अपने माता पिता सबके साथ, ठीक है। इनके कहने का मतलब यह है कि अब जर्मनी का ये नागरिक बन चुका था। और उस समय पे ये चीज नहीं था कि आपको दूसरे कंट्री में रहना तो वीजा पासपोर्ट ये सब लगेगा, उस समय पे ऐसे कुछ नहीं था। अब ना लगता है आपको, जैसे मान लीजिए आपको अमेरिका में जाकर रहना पड़ेगा, रहना हो, तो आप ऐसे नहीं रह सकते, आपको वहाँ पे पासपोर्ट वीजा ये सब लगता है। उस समय पे ऐसा कुछ नहीं था। इनका जॉब कहाँ लग गया? जर्मनी के आर्मी में लग गया। तो अपने माता पिता को लेकर कहाँ आ गया? जर्मनी आ गया। ये कहाँ पे बस गया? जर्मनी में रहने लग गया पूरी तरीके से। तो अब ये नागरिक कहाँ का बन चुका है? जर्मनी का। तो किसके भलाई के बारे में सोचेगा? जर्मनी के भलाई के बारे में सोचेगा। तो जब हमारा जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गया और जब वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल हुआ था, यानी कि एक समझौता हो गया था जिसमें कि जर्मनी के लगभग हर रिसोर्स को ले लिया था किसने? अलाइड पावर ने। तो इसको ना पूरा डर लग गया। इसको डर लग गया ये, यानी कि इसको चिंता हो गया कि यार ऐसे तो हमारा जर्मनी पूरा नीचे चल जाएगा, जर्मनी को आने वाले समय में कोई नहीं पूछेगा। कहने का मतलब ये पूरी तरीके से सोच में पड़ गया था। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। इन 1919 he joined a small group called the German Workers Party। अब देखो ये है अभी किसमें? आर्मी में है।
लेकिन 1919 में ये आर्मी के पद से हट के एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन कर लेता है, और उस ग्रुप का नाम क्या था? जर्मन वर्कर्स पार्टी, यानी कि ये जर्मनी के बिल्कुल वर्कर का पार्टी था, सिंपल सा। तो जर्मनी में रहने वाले जो भी वर्कर थे उनका ये पार्टी था, उस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। कब? 1919 में। आगे, लेटर ही टूक ओवर द जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब सोचो, अभी केवल इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में पार्टी को ये अपने अंदर में कर लेता है। सोचो, इसका दिमाग देखो पहले। इसीलिए हमने आपको कहा कि इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ। पहले ये पार्टी में बहुत ही लोअर लेवल पर रहा होगा, लेकिन अब क्या हो गया, ये पार्टी को अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि पार्टी का ये हेड बन गया खुद, ठीक है। एंड रीनेम्ड इट द नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। जिस पार्टी का नाम पहले जर्मन वर्कर्स पार्टी था, अब इस पार्टी का नाम इन्होंने बदल के क्या कर दिया? नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इनको लगा ना यार पार्टी का लीडर पहले कोई और था तो नाम भी कुछ और था, अब लीडर हम है तो पार्टी का नाम भी कुछ और पर होगा जो कि मेरे अकॉर्डिंग रहेगा, तो इन्होंने ये रख दिया। और बाद में इसी पार्टी का नाम बदल के क्या कर देता है इन्होंने? नाजी पार्टी कर दिया। याद कीजिए अपना सबसे पहला वाला क्लास, हमने कहा था कि हिटलर किस पार्टी से बिलोंग करता था? नाजी पार्टी से बिलोंग करता था। कि नाजी पार्टी बना कैसे? सबसे पहले इस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको उन्होंने ज्वाइन किया था 1919 में। बाद में इस पार्टी का खुद लीडर बन जाता है, ठीक है। अब लीडर कैसे बना है तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है कुछ षड्यंत्र रचा होगा, है ना, कुछ भी किया होगा पता नहीं, लेकिन बाद में ये जाके उसका लीडर खुद बन जाता है और इस पार्टी का नाम वो रखता है बाद में नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और बाद में इसको ये पार्टी भी पसंद नहीं आता नाम, इस नाम को और बदल के कर देता है नाजी पार्टी कर देता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल रहा होगा कि हिटलर बेसिकली नाजी पार्टी से ही बिलोंग करता था। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ नाजी पार्टी का इतिहास क्या है, तो आप बताइएगा कि पहले नाजी पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, फिर इसका लीडर जब हिटलर बना उसको उन्होंने नाम दे दिया था नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, और बाद में इसका नाम हिटलर ने बदल के और क्या कर दिया? नाजी पार्टी कर दिया। तो ये था हमारा नाजी पार्टी का इतिहास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ओवर बवेरिया। याद रखिएगा 1923 में हिटलर ये सोचता है कि बवेरिया पे ना कंट्रोल कर लिया जाए। अब देखो यहाँ पे ना ये किसका हेड है? अभी फिलहाल एक पार्टी का हेड है। इसका मतलब है कि पार्टी के नीचे जो भी होगा सब इसके अंडर में काम करेंगे। तो अब यहाँ से ना इसका सातिर वाला जो दिमाग है वो चालू होता है। सातिर वाला दिमाग ये चालू होता है कि यार जब हम एक पार्टी पे कब्जा कर सकते हैं तो एक जगह पे, जगह के बाद एक स्टेट पे, एक स्टेट के बाद एक कंट्री पे कब्जा क्यों नहीं कर सकते? तो अब यहाँ पे इसका ना धीरे धीरे मन बदलने लग गया था, यानी कि इसके अंदर धीरे धीरे लालच आ रहा था, और जैसे जैसे इसको पावर मिलता जा रहा था ये और आगे बढ़ता जा रहा था। तो ये चाह रहा था कि बवेरिया पे कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक है। आगे, बट ही वॉज फेल्ड एंड अरेस्टेड। लेकिन जब इन्होंने बवेरिया पे हमला किया तो इसको पकड़ लिया गया और इसको जेल में डाल दिया गया वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ही वॉज ट्राइड फॉर ट्रीजन एंड लेटर ही वॉज रिलीज्ड। ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह। देशद्रोह के मामले में इसको जेल में डाल दिया गया, और लेकिन बाद में फिर इसको छोड़ दिया गया क्योंकि ये अभी उतना भी बड़ा आदमी नहीं बना था, मतलब नॉर्मल आदमी था, अपने कुछ लोगों के साथ हमला किया होगा, नहीं जीत पाया तो इसको जेल में डाल दिया, लेकिन बाद में फिर इसको जेल से छोड़ा भी, मतलब छोड़ देते हैं सिंपली। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। In 1928, the Nazi party got 2.6% votes in the German parliament। याद कीजिए जर्मन पार्लियामेंट का नाम क्या था? और रिक्सटैग, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1928 में जर्मनी के अंदर इलेक्शन होता है, और उस समय पर जर्मनी के अंदर बहुत सारे पार्टी थे। बहुत सारे पार्टी में हमारा एक नाजी पार्टी भी था, जिसको वोट कितना मिला? 2.6% वोट मिला, क्योंकि चूंकि नया नया पार्टी था तो उतना वोट इसको नहीं मिल पाया। But in 1932, the Nazi party got 37% votes and become the largest party of Germany। सोचो, मात्र 4 साल के बाद 2.6% वोट से ये पहुंच जाता है 37% वोट पर। ये बहुत बड़ी बात है। देखो परसेंट मेरा नंबर देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 1932 में जो दोबारा इलेक्शन हुआ जर्मनी में, उसमें इसको वोट मिला 37%, और 37% वोट के साथ ये जर्मनी का सबसे बड़ा पार्टी बन गया था, ठीक है। आगे, हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। अब ऑब्वियस ही बात है भाई, आप एक पार्टी का लीडर हैं, पहला बात ये।
दूसरा बात, आपको जर्मनी में सबसे ज़्यादा वोट मिला है। और तीसरा बात ये कि आप लीडर के साथ साथ एक बहुत बड़ा स्पीकर भी हैं, मतलब कि आपको बहुत अच्छा बोलने आता है, बोलने का कला आपके पास बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ना, हालांकि आपके बुक में बहुत कम बताया गया है, कभी भी आपको मौका मिले तो यूट्यूब पे जाना, ठीक है, या फिर गूगल पे जाना, आप सर्च करना स्पीच ऑफ हिटलर, आपको ना वीडियो के रूप में भी आ जाएगा। उस समय पे वीडियो हमारा चलता था, ये बहुत लंबे समय का बात नहीं कर रहा है, ये कब का बात कर रहा है, 1932 का बात कर रहा है। आज से लगभग देखा जाए तो 100 साल पहले की अभी बात नहीं कर रहा है, आज से लगभग वही 90-85 ईयर्स के आसपास का बात कर रहा है। और उस समय पे हमारे पास वीडियो कैमरा ये सब हुआ करता था, इंडिया में तो नहीं, लेकिन जर्मनी इस समय हुआ करता था। आप जाना कभी यूट्यूब पे, आपको देखना लिखना, आपको पता चलेगा कि आखिर जर्मनी का जो हिटलर था वो कैसे भाषण देता था, यानी कि आप भी पूरी तरीके से मोटिवेट हो जाओगे। सोचो, इस तरीके से ये भाषण देता था। तो लोगों का जो दिल जीतने का कला था ना, इसके अंदर भरपूर था। ये कैसे लोगों का दिल जीतना ये अच्छी तरीके से जानता था। तो हिटलर वाज अ पावरफुल स्पीकर, ये बहुत भयंकर बोलता था, यानी कि ऐसा बोलता था कि लोगों, मतलब लोग इसके लिए ना एकदम अपना जान देने के लिए राजी हो जाते थे, ऐसा। ठीक है, आगे, हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मोटिवेट द पीपल ऑफ द जर्मनी, यानी कि जब ये पावर में आया ना, इन्होंने एक से एक वादा किया। वादा ये किया कि जितना भी नुकसान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का हुआ है, सब नुकसान हम भरपाई कर देंगे। अब आप खुद सोचो कि क्या जर्मनी के लोगों को एक नया विश्वास दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा भाई। जर्मनी के लोगों को अब यहाँ पे ये लगने लग गया था कि ये ऐसा लीडर है जो सारा रिकवर कर सकता है, जो भी नुकसान हुआ जर्मनी का वो सारा वापस ला सकता है। तो एक तरीके से धीरे धीरे लोगों का क्या बन गया, मसीहा बन गया एक तरीके से। और बोलने का कला तो उसके पास पहले से था ही, लोगों का दिल कैसे जीतना है तो पहले से जानता ही था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। He promised to build a strong nation under the justice of the Treaty of Versailles and restore the dignity of the German people. सोचो, इन्होंने वादा क्या किया, 3 वादा इन्होंने बड़ा बड़ा किया था। पहला वादा इन्होंने ये किया कि जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे, यानी कि कंट्री बनाएंगे, बहुत ताबड़तोड़ कंट्री बनाएंगे, बहुत पावरफुल कंट्री, पहला ये। दूसरा ये कि जितना भी अन्याय ट्रीटी ऑफ वर्सेल में हुआ था, यानी कि जो अलाइड पावर ने किया था, कहने का मतलब यह है कि अलाइड पावर ने जिस जिस रिसोर्स को हमारे कंट्री से छीना था, वो सारा रिसोर्स हम दोबारा वापस अपने कंट्री लेकर आएंगे। सोचो, अब जरा सोचो एक बात, यहाँ पे आप खुद इमेजिन करो कि जिस चीज से लोग परेशान थे उसी को पूरा करने का जिम्मेदारी पूरा किसने ले लिया? हिटलर ने ले लिया। तो ऑटोमेटिक हिटलर क्या बन जाएगा? लोगों के सामने भगवान बन जाएगा भाई। और तीसरा प्रॉमिस क्या किया? तीसरा प्रॉमिस ये किया कि दुनिया के नज़र में जर्मनी के लोगों का जो इज्जत घट गया है वो हम दोबारा आपको इज्जत दिलवा देंगे। इज्जत क्यों घट गया था पता है? क्योंकि जर्मनी पूरा कमज़ोर हो गया था। तो जर्मनी का लोग जहाँ भी जाता था ना, तो उसको एकदम अलग भाव से लोग देखते थे। ठीक है, तो पूरा मतलब जर्मनी का जो हिटलर था ना, बेसिकली पूरा एक से एक प्रॉमिस कर रहा था ताकि शुरुआत में लोगों का दिल जीता जा सके। खैर, आगे देखते हैं क्या होता है। He promised employment for those looking for work and a secure future for the youth. देखो, किसी भी कंट्री का यदि आपको दिल जीतना है ना, तो वहाँ के यूथ का आप दिल जीत लो। कहने का मतलब है कि वहाँ का जो नौजवान लोग हैं ना, उसका दिल जीत लो, पूरा कंट्री आपके अंडर में ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आने वाले समय में आपको लीडर बनना है, मान लो इंडिया का, आप क्या करो? कुछ मत करो, बस आप इंडिया के सारे यूथ का अपना दिल जीत लो, सिंपल। पूरा का पूरा कंट्री का कंट्रोल आपके हाथ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि इंडिया में छोटा मोटा यूथ नहीं है, बहुत ज़्यादा यूथ है, यूथ का संख्या बहुत ज़्यादा है, एकदम बिल्कुल। तो हिटलर ने क्या बोला? हिटलर ने बोला कि जितने भी यूथ लोग हैं, पहला बात तो सबको रोजगार देंगे। और आपने पढ़ा पिछले कुछ क्लासों में कि जर्मनी में रोजगार पूरा खत्म हो चुका था। तो लोगों को क्या चाहिए अभी फिलहाल? रोजगार चाहिए, मान सम्मान, इज्जत, मर्यादा, ये सब चाहिए, जो कि दिलाने का जिम्मेदारी कौन ले लिया? हिटलर ने ले लिया। तो हिटलर एक तरीके से क्या बन गया? भगवान बन गया, मसीहा बन गया। और सबसे बड़ी बात, हिटलर ने ये वादा किया कि जितने भी यूथ लोग हैं जर्मनी में, उन सबका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, यानी कि सबको रोजगार मिलेगा, सबको काम मिलेगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब जर्मनी का जो हिटलर था वो सब के लिए एक तरीके से हीरो बन गया, भगवान बन गया, मसीहा बन गया। आगे, ही प्रॉमिस टू रिमूव ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। इन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि जर्मनी को लेकर जो भी विदेश वाले कंट्री, यानी कि दूसरे कंट्री जो भी साजिश रच रहे हैं कि जर्मनी को लूट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब हम खत्म कर देंगे और जर्मनी को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये सब प्रॉमिस कौन कर रहा है?
हिटलर कर रहा है भाई, तो ऑब्वियस ही बात है लोगों का दिल इन्होंने क्या कर लिया, पहले से ही जीत लिया। ठीक है, खैर आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद ही अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिचुअल्स एंड मास मोबिलाइजेशन, और सबसे बड़ी बात तो ये कि लोगों को किस तरीके से रिचुअल से जोड़ना, रिचुअल्स मतलब धर्म, परंपरा, फेस्टिवल, इन सबसे कैसे जोड़ के रखना है ये भी ये जानता था। ठीक है, और मास मोबिलाइजेशन का मतलब है कि कैसे बड़े लेवल पे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, ये उसको पूरी तरीके से आता था। ठीक है, आगे मतलब कि बहुत अच्छा ये लीडर भी था, बहुत अच्छा स्पीकर भी था, तो ये जो बोलता था ना इसके बाद में दम होता था, तो लोग इसको अपना मसीहा मानने लग गए। आगे क्या होता है, नाजीज, नाजीज मतलब जो लोग नाजी पार्टी को चाहते थे। नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर एंड टू एस्टैब्लिश अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। तो जितने भी नाजी पार्टी के लोग थे सभी ने एक मीटिंग किया, मतलब एक नहीं बल्कि बहुत सारे मीटिंग किए, बहुत सारे रैली किए, और रैली और मीटिंग केवल इसलिए किया जा रहा था ताकि आप हिटलर को क्या करो, सपोर्ट करो। सपोर्ट करने का मतलब यह है कि जब अगला बार भी चुनाव होगा तो आप किसको चुनना, हिटलर को ही चुनना। लेकिन आगे से हिटलर ने इलेक्शन का लोगों को मौका ही नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या आने वाला था, डिक्टेटरशिप आने वाला था। ये सब जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली हिटलर के अच्छाई के बारे में, जो हिटलर ने पावर में आते ही अच्छा अच्छा वादा किया था, लेकिन बाद में हमको पता चलेगा कि ये तो बहुत बड़ा दुश्मन निकला, मतलब बहुत गंदा आदमी निकला। ये इतना गंदा था ना कि लोगों को ये भयंकर लेवल पे मारता था। लेकिन भाई आपको पावर में आना है तो शुरुआत में तो अच्छा अच्छा वादा करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो तुरंत आपको हटा दिया जाएगा, सिंपल। तो नाजी के जितने भी सपोर्टर थे सभी लोगों ने, हर प्रकार के लीडर ने क्या किया, मीटिंग किया, रैली किया, ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि आप किसको सपोर्ट करो, हिटलर को सपोर्ट करो। ठीक है, और लोगों के बीच में यूनिटी बनी रहे, लोग शांति का जीवन जिए, ये सब भी इन लोगों ने मैसेज दिया। ठीक है, लेकिन ये सब ना एक तरीके से केवल दिखावा था, बाद में हकीकत कुछ और होता है, हम लोग आगे भी देखेंगे। आगे द रेड बैनर्स विथ स्वास्टिक, आपके बुक में दिख रहा होगा, लाल लाल एकदम बैनर था, उसमें स्वास्तिक पिक्चर बना हुआ था। ठीक है, जो कि हम लोग अपने हिंदू परंपरा में बनाते हैं, वो हो गया। नाजी सैल्यूट, उसका सैल्यूट करने का जो तरीका है आप बुक में देख पा रहे होंगे, सैल्यूट करने का तरीका, हाँ थोड़ा सा ओथ टाइप में, हाँ उस तरीके से सैल्यूट करने का तरीका है इसका। एंड राउंड्स ऑफ अप्लॉज आफ्टर द स्पीचेज वेर ऑल पार्ट्स ऑफ हिटलर्स पावर, यानी कि जब हिटलर अपना स्पीच खत्म करता था तो लोगों का जो ताली है ना वो रुकता नहीं था, बजता रहता था एकदम। ये सब क्या दिखा रहा है, एक तरीके से हिटलर का पावर दिखा रहा है। ठीक है, आगे नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली शोड हिटलर एज अ मसीहा, अ सेवियर ऑफ द पीपल, यानी कि जितने भी नाजी पार्टी के लोग थे उन सभी ने हिटलर को तरीके से लोगों के सामने कैसा रिप्रेजेंट कर दिया, मसीहा के तरह रिप्रेजेंट कर दिया, और इन्होंने ये बता दिया कि आपके दुख को यदि कोई कम कर सकता है तो वो हिटलर ही कर सकता है। अब लोगों ने भी क्या समझा भाई, और लोगों ने भी समझा कि हाँ भाई ये आदमी सही है। आदमी सही क्यों है हिटलर, देखो यहाँ पे याद रखना, हालांकि हिटलर ये सब चीज़ अपना केवल चाल चलने के लिए कर रहा था, लेकिन लोगों ने हिटलर को अपना मसीहा मानना चालू क्यों किया, इसके पीछे 2-3 कारण है, मुख्य कारण, हालांकि कारण बहुत है, लेकिन यदि 3-4 कारण आपसे पूछा जाए, ऐसे समझो, यदि आपसे कोई बोले कि बताओ जर्मनी के लोगों ने हिटलर को अपना मसीहा क्यों माना, पहला तो ये कि जर्मनी के लोग चाहते ये थे कि अलग गवर्नमेंट आए, पहला ये। दूसरा ये कि जितने भी समस्या थे लोगों के सामने उन सारे समस्या को खत्म करने का जिम्मेदारी किसने लिया, हिटलर ने ले लिया। तीसरा ये कि जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लिया। चौथा ये कि जो भी रिसोर्स लिया गया था जर्मनी का वो सारा रिसोर्स वापस आएगा। ये सब प्रॉमिस जब ये एक के बाद एक करने लग गया, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि वो प्रॉमिस करता था कि जर्मनी के यूथ को रोजगार मिलेगा, एक सिक्योर फ्यूचर मिलेगा। अब आप खुद सोचो, जब कोई आदमी पावर में आए और ये सब ये वादा करे तो क्या वो लोगों के लिए भगवान नहीं बनेगा, बिल्कुल भगवान बनेगा। तो ये सब जो हम लोगों ने अभी पढ़ा फिलहाल, ये बता केवल ये रहा है कि हिटलर लोगों के नज़र में एक बहुत अच्छा आदमी बन चुका था। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है कि एक ऐसा तरीका जिससे आप अपना इमेज लोगों के सामने अच्छा बनाओ बस। अब वो इमेज आप कैसे बना सकते हैं, दिन रात केवल अपना ही न्यूज़ चलवाओ टीवी में,
अच्छा अच्छा न्यूज़ चलवाओ, गली मोहल्ले में बैनर पोस्टर छाप दो केवल अपने अच्छाई वाले काम के बारे में, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोपेगेंडा। और अभी देखो 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, 2024 में लोकसभा का चुनाव आएगा, हर पार्टी क्या करेगा, अपना बैनर बनवाएगा, पोस्टर छपवाएगा, टीवी में अपना ऐड चलवाएगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह अपना ऐड चलवाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब अपना प्रचार करवाना हर तरीके से, जैसे संभव हो सके वैसे। तो ये नाजी पार्टी भी करवाता था, ताकि नाजी का क्या हो सके तरीके से अच्छा इमेज बन सके। तो इस तरीके से हमने इसमें देखा कि हिटलर किस तरीके से पावर में आता है, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन अभी याद रखिएगा कि अभी तक हम लोगों ने केवल हिटलर के अच्छाई के बारे में पढ़ा है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अच्छे चेहरे के बारे में, यानी कि जो इसका असल चेहरा था उसके बारे में। ठीक है, हम इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक में। टॉपिक का नाम होगा द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।